नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 70 बीपीएससी को लेकर जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें 11th टेस्ट है ये। और आज के टेस्ट में इन्वायरमेंट सबसे मुख्य था और बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के भी 50 सवाल करीब में डाले गए हैं। बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के सवाल इसलिए कम थे क्योंकि उसको फुल लेंथ में हम लोग कवर करेंगे, लेकिन उसके सवाल भी थे। बीपीएससी का जो नया पैटर्न है उसमें साइंस एंड टेक, साइंस और इन्वायरमेंट, इनका मिक्सचर बनाकर, कॉकटेल बनाकर सवाल पूछा जाता है। करंट से रिलेट करके सवाल पूछा जाता है। आप ज़रा ट्रेंड देखिएगा, आपको सवाल दिखेंगे। और इन्वायरमेंट के जो भी सवाल पूछे गए हैं, मैक्सिमम चीज़ें वो हैं जो चर्चा में रहते हैं, करंट अफेयर हैं वो मैक्सिमम। और उसके साथ में वो सवाल जो है वो स्टैटिक हिस्से को भी कवर करते हैं। इसलिए सवाल जो हैं उसको सही तरीके से देखिएगा, याद कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी सवाल बनाए जा सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं। 150 सवाल हैं। सभी के सभी सवाल आसान, मध्यम और कठिन स्तर के हैं। कुछ सवाल बहुत ही कठिन लगेंगे, कुछ बहुत ही आसान लगेंगे आपको, लेकिन कुछ सवाल जो है मॉडरेट लेवल के होंगे। कन्फ्यूज ही होगा, वो कन्फ्यूज होंगे आप, उसमें आंसर गलत करेंगे। कई सारे जगहों पर आपके आते हुए सवाल भी गलत होंगे। आज अभी जब मैं आंसर करवाऊंगा तब आपको ये चीज़ अनुभव होगा। हाल ही में एक जन आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया गया मिशन लाइफ किससे संबंधित है? ये सबसे आसान सवालों में से एक था। पश्चिमी घाट का संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक उन्मूलन, ओजोन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। मिशन लाइफ रिसेंटली लॉन्च्ड एज ए मास मूवमेंट इज रिलेटेड टू, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। ये पर्यावरण के संरक्षण संबंधित है। इसका आंसर डी हो जाएगा। जैव विविधता कन्वेंशन, सीबीडी, साइट्स, मिनीमाता कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब ये पूछा गया कि ये सब कब लागू किया गया, कब पारित किया गया। इसमें से अगर आप स्टॉकहोम भी मैच कर लेते हैं तो भी आपका हो जाएगा। सीबीडी भी आपको पता होना चाहिए। वैसे दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 हो जाएगा। जैव विविधता कन्वेंशन जो है ये 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो। साइट्स जो है ये 1993 में पारित किया गया है। 1993 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। साइट 73 में आया और 75 से लागू हुआ था। मिनी माता कन्वेंशन कब हो जाएगा? तो ये 2013 में है। ये पारा से जो प्रदूषण होता है उससे संबंधित है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन ये 2001 हो जाएगा। 2001 हो जाएगा। 2001 में भी स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 हो जाएगा। ओके, अगला है कि कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में किया गया था? ये सब मैंने करंट में कवर किया है। इसका आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल। तीसरे का आंसर सी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट, इन सब चीज़ की अवधारणा लाई गई थी। कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का विचार सर्वप्रथम क्योटो प्रोटोकॉल में आया था, जिसमें निम्न 3 बाजार व्यवस्थाओं को उल्लेख किया गया था: एमिशन की ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। इन तीनों को कृपया करके ध्यान में रखें, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष कौन संगठन जारी करता है? चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? ये जारी किया जाता है विश्व मौसम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा। मैंने न्यूज़ में करवाया है ये। उच्च तापमान के प्रति अनुकूलित पौधों को क्या कहा जाता है? यहाँ पर 2 ऑप्शन है, बच्चे कंफ्यूज होंगे। वो है बी और डी में, हेलियोफाइट या होलोफाइट। क्या कहा जाता है? कुछ ऐसा तो पढ़ा था हमने, लेकिन इसी कन्फ्यूजन को आप यहाँ पर दूर कीजिए। उच्च तापमान के प्रति अनुकूलित जो पौधे होते हैं उनको हेलियोफाइट कहा जाता है। हेलियोफाइट कहा जाता है, हेलियोफाइट कहा जाता है। और हेलोफाइट किनको कहा जाता है? जो लवण युक्त मृदा में भी पौधे बढ़ जाते हैं उनको हेलोफाइट कहा जाता है। निम्न से किस प्रकार की पारस्परिक क्रिया में सभी प्रजाति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? पारस्परिक क्रिया होती है, आपने पढ़ा होगा कि भाई सहभोजिता होती है, सहोपकारिता होती है, ये सब अलग अलग क्रियाएं होती है इकोलॉजी में, जो पढ़ना होता है। जैसे भैंस के पीठ पर बैठी जो कौवा होता है, कौवा को भोजन मिल जाता है और भैंस के शरीर पर जो कीट चल रहे होते हैं उनसे भैंस को मुक्ति मिल जाती है। तो ये क्या हो गया कि भाई दोनों को लाभ प्राप्त हो रहा है। क्या बोला कि सभी प्रजाति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? कुछ ऐसे रिलेशन जिसमें रिलेशन में रहने वाले दोनों के ऊपर में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो छठे का आंसर क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। अमेजन के वर्षा वन जो होते हैं या कोई भी दुनिया में वर्षा वन है, वहाँ पर इस तरह की प्रतिस्पर्धा ज़्यादा देखी जाती है। जो मैंने लाइन बोला है वो स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है। निम्न से कौन जैव मंडल के घटक में शामिल है? जैव मंडल जो होता है आपका बायोस्फीयर, उसके अलग अलग घटक होते हैं। जैविक होता है, अजैविक होता है, जीवित चीज़ हो गया, सजीव निर्जीव हो गया, उपभोक्ता हो गया, अपघटक हो गया। अपघटक में बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सारे के सारे शामिल हो जाएंगे।
7 का डी हो जाएगा। नीचे या निकेत, इसको क्या कहा जाता है बंधुओं? निकेत या नीचे। ये जो शब्द होता है निकेत या नीचे, इसका सर्वप्रथम किसके द्वारा उपयोग किया गया था? ये क्या होता है? तो कोई जीव जिस जगह पर रह रहा है उसका अपने आस पड़ोस के जो अलग अलग घटक हैं उनके साथ रिलेशन स्थापित होता है। हर जीव का निकेत यूनिक होता है। निकेत शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यूपीपीएससी 2019 ईस्वी का सवाल है। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा उपयोग किया गया था। कीस्टोन प्रजाति के बाद निम्न से सत्य कथन को चुनिए। यह समुदाय की निर्णायक प्रजातियां होती हैं। कीस्टोन्स समुदाय में अन्य प्रजातियों को संरक्षण के लिए संरक्षित किया जाना अनिवार्य है। कीस्टोन स्पीसीज के बारे में पूछा गया आपसे, कीस्टोन स्पीसीज के बारे में पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर शानदार सा होगा ए, केवल 1 सही है। ये समुदाय की निर्णायक प्रजातियां होती हैं। इनके विलुप्त होने से पूरे समुदाय के ऊपर में खतरा उत्पन्न हो जाता है। जैसे हाथी, जैसे शेर, ये सब कीस्टोन प्रजातियां होती हैं। किसी भी जो बायोस्फीयर है उसको संरक्षित करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अगला है आपका राष्ट्रीय वायु कार्यक्रम, स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP कब प्रारंभ किया गया था? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मैंने करवाया था, 2019 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण में रोकथाम, नियंत्रण और निवारण, इन तीनों को लागू करना है। दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में प्रदूषण के बढ़ते कारणों के कारण इसको लाया गया था। समस्त उत्तर भारत और समस्त जगहों पर यह भी लागू होता है। निम्न से कौन सा माइक्रोप्लास्टिक्स का आकार होता है? माइक्रोप्लास्टिक का आकार क्या होता है ये पूछा गया है आपसे। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 मिलीमीटर से जो कम आकार के प्लास्टिक होते हैं उनको माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। अगला स्टेटमेंट वाला सवाल है, जरा ढंग से पढ़िए कि क्या लिखा। भारत स्टेज इंजन का होता है, इंजन का एक स्टैंडर्ड होता है जो भारत स्टेज 6 अभी कार्यरत है देश में। पहला स्टेटमेंट है कि भारत में यह मानदंड पहली बार 2000 में लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2021 में BS6 मानदंड अनिवार्य किए गए हैं। 1 अप्रैल 2021 से BS6 मानदंड को अनिवार्य किया गया है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, यहाँ पर सही है, क्योंकि दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि 1 अप्रैल 2021 नहीं, 1 अप्रैल 2020 से इसको अनिवार्य किया गया है, 2021 नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि भारत स्टेज 4 के बाद हम 5 पर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट 6 पर आ गए जो यूरोप में लागू है, और उसी प्रकार के इंजन अब भारत में उपयोग किए जाते हैं। जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है वैसे वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन जो होता है ये इंजन से कम होता जाता है। ओके, निम्न से कौन सा कन्वेंशन खतरनाक रासायनों के व्यापार से जुड़ा हुआ है? रॉटरडम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, बॉन कन्वेंशन। इस प्रकार का एक सवाल पिछले साल आपके पीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। जरा मुझे इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा रॉटरडम कन्वेंशन जो है 2004 में लागू हुआ, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खतरनाक रासायनों के उद्योग को, व्यापार को प्रतिबंधित करता है। निम्न से कौन सा गलत सुमेलित है? केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण EBSI कोलकाता, इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर, भारतीय वन्यजीव संस्थान WII देहरादून। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कौन सा गलत सुमेलित है? तो केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान जो है ये तिरुवनंतपुरम में नहीं, कोच्चि में स्थित है। ये कोच्चि में स्थित है, कोच्चि में, केरल के कोच्चि में स्थित है ये, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। बाकी BCD यहाँ पर सही दिया हुआ है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, इंडियन राइनो विजन 2020 लिखा हुआ है, आप तो समझ गए होंगे 2020 है तो भाई ये तो होगा ही। बताइए मुझे जरा इसका प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पिछली बार 68 BPSC में आपसे सवाल पूछा गया था। 15 का जरा मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C, A का 4, B का 2, C का 1, D का 3। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975, इंडियन राइनो विजन 2005 से 2020 के लिए चलाया गया था, 2005 से 2020 के लिए चलाया गया था। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इंडियन राइनो विजन का हो जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा C। अगला है पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा पिरामिड सदैव ऊर्ध्वामुखी यानी कि सीधा बनता है? पिरामिड बनते हैं पर्यावरण में हमेशा पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग, जिसमें किसी भी पिरामिड में नीचे जो होता है ये हमेशा उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक होता है।
जैसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होगा तो यहाँ पर शैवाल होंगे, वर्षा वन होगा तो यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, और इसी प्रकार से अलग अलग इकोसिस्टम का अलग अलग पिरामिड का निर्माण होता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो पिरामिड अलग अलग बनते हैं। जैसे ऊर्जा पिरामिड अलग होता है, संख्या पिरामिड अलग होता है, जैव भार पिरामिड अलग होता है। जैव भार का तात्पर्य होता है ड्राई मास किसी का निकालना, उसका तात्पर्य होता है किसी एक आदमी के शरीर से जितने जल हैं उसका मात्रा निकाल दीजिए, उसके पास साथ केवल कार्बन का जो उसके शरीर में भार बचेगा, आपका शरीर जो बना हुआ उसमें कार्बन की जितनी भार बचेगी, बिना जल का जो आपका पूरा ड्राई मास होगा उसी को जैव भार कहा जाता है। तो जैव भार का पिरामिड अलग होता है। संख्या किसमें, किस परिस्थिति तंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे ज़्यादा है तो नीचे बेस चौड़ा होगा। अगर उत्पादकों की संख्या सबसे कम है और उस पर निर्भर लोग ज़्यादा हैं तो ये उल्टा बन जाएगा, ये उल्टा बन जाएगा। तो ये अलग अलग जनसंख्या संख्या पिरामिड होते हैं इकोलॉजी में, जो पढ़ना बेहद अनिवार्य होता है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा पिरामिड जो होता है हमेशा ही सीधा बनता है, क्योंकि ऊर्जा के उत्पादन के स्रोत कौन होते हैं तो ये सारे के सारे उत्पादक ही होते हैं। पेड़ पौधों में ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी, उसके पश्चात पेड़ पौधे के खाने वाले में उससे कम ऊर्जा होगी, उसके बाद सबसे ऊपर जो होंगे उन पर सबसे कम ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो ये ऊर्जा पिरामिड हमेशा ही सीधा बनता है, ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा ही सीधा बनता है। अगला सवाल है आपका, निम्न से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र गैसीय चक्र नहीं होता है? आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र जो होता है ये गैसीय साइकिल नहीं होता, इसमें गैस का कुछ भी महत्व नहीं होता, यह गैस नहीं है ये। तो कार्बन चक्र में तो गैस होता है भाई, ऑक्सीजन तो खुद ही गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, सल्फर का कोई ऐसा नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा सही सुमेलित है? 18 नंबर सवाल है। राष्ट्रीय वन नीति 1952, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, कौन सा सही सुमेलित है? 18 का आंसर हो जाएगा डी। सभी के सभी सही सुमेलित दिए हुए हैं। विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ने पर बायोम का सही क्रम क्या होगा? अलग अलग जो बायोम होते हैं उनका सही क्रम क्या होगा? कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं? विषुवत से ध्रुव की तरफ में जा रहे हैं हम लोग। सबसे ऊपर कौन सा होता है, सबसे नीचे कौन सा होता है? तो सबसे नीचे तो वनीय होगा ही, विषुवत से जा रहे सबसे नीचे तो वन होंगे, वर्षा वन होते हैं विषुवत के आसपास। उससे ऊपर कौन सा होगा? सबसे ऊपर कौन सा होगा? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे नीचे होगा वनीय, फिर टैगा, फिर टुंड्रा, फिर ध्रुवीय प्रकार के जलवायु पाए जाएंगे। तो इसको आप मैच कर सकते थे। आप टैगा और टुंड्रा में कंफ्यूज हुए होंगे। टुंड्रा ऊपर आता है, टैगा उससे नीचे आता है। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से नहीं पाई जाती है, ये सही होगा क्या? बिल्कुल सही है भाई, ये सही है, इसमें क्या गलत है? बिल्कुल सही है ये। अगला है आपका, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर प्रजातीय विविधता कम होती जाती है, डायवर्सिटी कम होती है क्या? बताइए मुझे। विषुवत पर ज़्यादा जीव जंतु पेड़ पौधे पशु पक्षियाँ दिखती हैं या ध्रुवों पर ज़्यादा दिखती हैं? तो विषुवत पर दिखती हैं, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। 20 का आंसर हो जाएगा सी है। दोनों बात सही कह रहे हैं, दोनों बात सही कह रहे हैं। निम्न से कौन सा जैव विविधता के मापन का तरीका नहीं है? जैव विविधता का मापन का तरीका क्या होता है? जैसे एक जंगल है, ध्यान से सुनिएगा, एक जंगल है, उसमें हिरन रह रहे हैं, उसमें एलिफेंट है, उसमें टाइगर है, उसमें डॉग है, उसमें जंगली भैंस है, ये सब अलग अलग प्रकार हो गया। इसको कहा जाता है अल्फा। एक होता है दूसरे तरीका, जैसे कितने प्रकार के एलिफेंट हैं यहाँ पर, कितने प्रकार के डॉग पाए जा रहे हैं, कितने प्रकार के हाथी हैं यहाँ पर, मतलब जीवों के अंतर्गत जो उनकी विविधता है इसका मापन होता है बीटा। अल्फ़ा क्या बताया मैंने? कितने प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं। तो ये अलग अलग जैव विविधता के मापन का तरीका होता है, जो बहुत ही नॉर्मल सा एक टॉपिक है, पढ़ेंगे 10 मिनट नहीं लगेगा, एक बार में याद हो जाएगा आपका। तो अल्फ़ा बीटा गामा होता है, डेल्टा विधि नहीं होता है, 21 का सी हो जाएगा, डेल्टा विधि नहीं होता है, सी हो जाएगा। जैव विविधता मापन के लिए अलग अलग प्रकार का उपयोग किया जाता है, भाई किसी जंगल में किस प्रकार की जैव विविधता है। निम्न से किस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था? तो राष्ट्रीय उद्यान को, वन्यजीव अभयारण्य को, टाइगर रिजर्व को, बायोस्फीयर रिजर्व को 1972 में जो एक्ट लाया गया उसके तहत किसको नोटिफाई नहीं किया गया था? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व को उस समय नहीं किया गया था, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की पहल है, यूनेस्को की पहल है, ये भारत सरकार का पहल नहीं था, पहले यूनेस्को का था। मैब कार्यक्रम, मैब कार्यक्रम, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं आज, पता नहीं मास्टर को क्या हो गया। मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, शानदार सा इकोलॉजी में आपको मैब कार्यक्रम दिखेगा।
अन्य तीनों जो है 1972 के तहत अनुसूचित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व की बात 1972 के एक्ट में नहीं किया गया था। अगला है आपका, निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमेलित है? सिपाही नाला वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, चांगथांग शीत मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर गलत है। चांगथांग शीत मरुस्थल आपका हिमाचल में थोड़ा सा ही हिस्सा है, मैक्सिमम हिस्सा जो कोल्ड डेजर्ट का है वो लद्दाख में पड़ता है, तो ये लद्दाख ही हो जाएगा। चांगथांग शीत मरुस्थल ये लद्दाख में ही स्थित है। अगला है आपका कैबर ताल, होकेरा, याला, तंपारा झील, और उसको मैच करना किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर, बिहार, उड़ीसा, मिजोरम। इसका आंसर हो जाएगा डी। कैबर ताल जो है ये बिहार में स्थित है, होकेरा ये जम्मू कश्मीर में है, याला मिजोरम में है, और तंपरा झील उड़ीसा में स्थित है। तंपरा झील उड़ीसा में स्थित है, कुछ दिन पहले ही चर्चा में भी था ये। हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला कदमत बीच कहाँ पर स्थित है? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र का मतलब होता है इस फ्लैग को घूमने फिरने के दृष्टिकोण से, बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से, बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से सुरक्षित और साफ सुथरा माना जाता है। सबसे ज़्यादा ब्लू फ्लैग प्रमाणन स्पेन को मिला हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे बीच साफ हैं। अपने यहाँ पर बीचों को सस्टेनेबल नहीं बनाया गया है, कई बार उन पर गंदगी भी देखी जाती, ओवर पॉपुलेटेड भी हो जाते हैं। तो भारत सरकार और राज्य सरकारें काम करें कि बीचों को सुंदर बनाया जाए, ब्लू फ्लैग प्रमाणन उनको प्राप्त हो, जिससे दुनिया भर के पर्यटक हमारे देश में आए बीच पर घूमने के लिए, और साथ में थोड़ा साफ सुथरा भी रहे। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ये जो इसको मिला है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है बंधुओं लक्षद्वीप में स्थित है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IUCN, UNEP। तो WWF के द्वारा जारी किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर सही लिखा हो तो यहाँ पर मिस्टेक था टाइप में। भारत के किस शहर में सतत शहर समेकित दृष्टिकोण प्रायोगिक परियोजना लागू की गई है? पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया है। सस्टेनेबल सिटी इंटीग्रेटेड अप्रोच पायलट प्रोजेक्ट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। किस शहर में लागू नहीं किया गया निम्न में से? कोई 3 शहर हैं जहाँ पर लागू किया गया। टोटल 5 शहर हैं, वैसे निम्न में से कोई 3 है जिन पर लागू किया गया, एक कोई है जहाँ पर लागू नहीं किया गया है। और वो आप सोच नहीं सकते, आप लोगों को लगा होगा जब भी अच्छे शहरों की बात आए तो कौन से शहर का आंसर मार दो, तो सब लोग मार दो कौन सा? तो इंदौर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इंदौर में इसको लागू नहीं किया गया है। बाकी जयपुर के अलावा और कौन कौन से हो गए? तो वो आपका हो गया भोपाल, विजयवाड़ा, गुंटूर और मैसूर, इन सभी शहरों में लागू किया गया है। होप स्पॉट पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? 28 का आंसर हो जाएगा। इस समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्री इकोसिस्टम में होप स्पॉट होता है। होप स्पॉट पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र, समुद्र में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण समुद्री वनस्पति और जीव के लिए विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ओके, अगला है सवाल, मेगा डाइवर्स देश के रूप में अरह होने के लिए कौन से मानदंड सही हैं? मेगा डाइवर्स का मतलब है बहुत ज़्यादा वहाँ पर विविधता हो। भारी विविधता देश होने के लिए कौन से मानदंड अहर हैं? भारी विविधता देश तो सही नहीं लगता, मेगा डाइवर्स शब्द ही यूज किया जाता है। उस देश के कम से कम 10,000 पौधे स्थानिक प्रजाति के रूप में पाए जाते हों। भारत ही मेगा डाइवर्स देश के रूप में शामिल है। 2 दिन पहले ही जब मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन किया तो मैंने आपको समझाया था, जब पेड़ पौधे जीव जंतुओं की सूची जारी की है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने, कि अपना देश जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा डाइवर्स देशों की सूची में शामिल है। तो 29 का 2 तो भाई कन्फर्म ही है कि 2 तो सही होगा ही। पहला जो है ये यहाँ पर 10,000 नहीं होंगे बल्कि 5,000 कम से कम इंडिजिनस पेड़ पौधे प्रजातियाँ पाई जाती हों, जो जीव जंतु वगैरह पाए जाते हों। 5,000 इंडिजिनस है, 5,000 से बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर इंडिजिनस है। तो केवल 2 सही हो जाएगा, पहला यहाँ पर सही नहीं है। निम्न से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का कारण है? आवास विखंडन, जलवायु परिवर्तन, विदेशज वनस्पतियों का आगमन, प्रतियोगी प्रजाति का प्रवेश। ऐसे प्रजाति जो प्रतियोगी हो जाते हैं और फिर वो विनाश कर देते, तो सारे के सारे इसके सही हो जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। निम्न से कौन सा प्रोटोकॉल जैव विविधता संबंधित नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, ये सवाल कहाँ का है। सवाल याद करने की मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, फैक्ट बिल्कुल नहीं मैं याद नहीं कर पाता हूँ मैं, लेकिन सवाल मुझे याद रहता कहाँ पूछा गया। ये सवाल जो है ये पूछा गया था आपका CAPF की एग्ज़ाम जो 2020 ईस्वी में हुआ है, उसमें पूछा गया था ये सवाल। तो ये पूछा गया जैव विविधता प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है, जबकि उसे पूछा गया था कौन सा संबंधित है। तो अब ज़रा मुझे निकाल कर बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा किगाली समझौता जो है ये जैव विविधता से संबंधित नहीं है। बाकी कार्टेजेना, नागोया और आइची, ये तीनों के तीनों यहाँ पर ये गलत टाइप हैं।
कार्टेजेना होगा, नागोया और आइची, ये तीनों के तीनों संबंधित है जैव विविधता से। किगाली समझौता जो है ये HFC हाइड्रोक्लोरोकार्बन इसके चरणबद्ध तरीके से हटाने से संबंधित है, इसके चरणबद्ध तरीके से हटाने से संबंधित है, ये ओजोन को नुकसान पहुंचाता है। ओके, किगाली निम्नलिखित में कौन सा XC2 बाह्य संरक्षण का तरीका नहीं है? मैंने कल ही पढ़ाया था, इन situ और XC2 कंजर्वेशन का तरीका होता है, संरक्षण का तरीका होता है। इन situ और XC2 कल ही पढ़ाया है। 32 का मुझे ज़रा आंसर बताइए। पवित्र उपवन जो है, पवित्र उपवन का तात्पर्य होता है एक ऐसे वन का वो क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर देवी देवताओं का निवास है, इसको काटेंगे नहीं। ये भारत बहुत पुरानी अवधारणा है। शिल्पाधिकारम और मेघदूतम और विक्रमो उर्वशीयम जो कालिदास के द्वारा रचित है, उन सभी किताबों में भी शिल्प पवित्र उपवन की अवधारणा है। गांव घर में आज भी होता है ब्रह्म स्थान, जहाँ पर कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिनकी पूजा की जाती है, हिंदू धर्म के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो ये जो पवित्र उपवन की अवधारणा है, ये XC2 जहाँ पर पेड़ पौधे हैं उनको वहीं पर संरक्षित किया जाता है, उसका उदाहरण हो जाएगा। बाकी चिड़ियाघर, क्रायोफ्रिजवेशन और जीन बैंक, ये सब के सब किसका होगा? तो ये इन situ का तरीका होता है, XC2 का तरीका होता है, XC2 का कहीं और ले जाकर संरक्षित करना। निम्न से कौन सा गलत सुमेलित है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून, ये तो सही लग रहा है आपको, है ना? ये तो सही लग रहा होगा, सबको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल सही लिखा है, 5 जून को ही होता है। विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो होता है 26 नवंबर को होता है। फंस गए आप और मैंने आपको फंसा दिया है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च सही है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई सही है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी सही है। ये जो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस है ये 5 जून को नहीं होता, विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को। संरक्षण दिवस जो होता है 26 नवंबर को होता है। अंधी घाटी ब्लाइंड वैली का निर्माण निम्न से किस अपरदन के कारण के होता है? ब्लाइंड वैली किसके कारण से बनती है ये पूछा गया है आपसे। 34 का जरा आंसर निकालिए। ये भूमिगत जल जो भौम जल होते हैं उनके कारण से भूमि के अंदर ब्लाइंड वैलियों का निर्माण होता है। अलग अलग अपरदन होते हैं अलग अलग क्रियाओं के कारण, पानी के कारण, हवाओं के कारण अपरदन होते हैं। इसके कारण बने अपरदन की आकृतियों के बारे में, हिमानी के कारण आकृतियाँ होती हैं, बनती हैं, अपरदन होते हैं। हिमानी मतलब बर्फ़ का चट्टान, ग्लेशियर्स, इनके बारे में BPSC ने 67वीं BPSC के पेपर में सवाल पूछा था, जो पेपर लीक हो गया था उसमें, इसलिए इनको करके ज़रूर जाइएगा। निम्न से कौन सा अटलांटिक महासागर संबंधित नहीं है? डॉल्फिन का उभार, चैलेंजर उभार, अल्बेट्रोम उभार, टेलीग्राफिया पठार, कौन सा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? इसका ज़रा आंसर बताइए। तो अल्बेट्रोम का जो पठार है ये इससे संबंधित नहीं है। अल्बेट्रोम पठार को पूर्वी प्रशांत कटक भी कहा जाता है, जहां प्रशांत महासागर में स्थित है यह। डॉल्फिन उभार, चैलेंजर उभार, टेलीग्राफिया पठार मध्य अटलांटिक कटक से संबंधित है। मध्य अटलांटिक कटक जो है ये अटलांटिक महासागर के बीच में एक पर्वत की श्रृंखला है, समुद्र में डूबी हुई, और दुनिया में पृथ्वी पर सबसे लंबी श्रृंखला अगर पूछी जाए तो यही है, मध्य अटलांटिक कटक ही है, जो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक फैली हुई है। आपके सामने जो फिजिकल मैप होगा उसमें गौर से देखिएगा, आपको बीचों बीच दिखाई देगा। एस आकार का अटलांटिक महासागर है और यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ तक आता है अटलांटिक में, इसी को मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है, जो पृथ्वी के भू संचलन क्रियाओं के कारण बने हैं। कुनलून एवं तियानशान के बीच निम्न से कौन से बेसिन अवस्थित है? कुनलून और तियानशान के बीच में निम्न से कौन सा बेसिन अवस्थित है? दरअसल में चीन में है, ये चीन में है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको तारिया बेसिन कहा जाता है, तारिया बेसिन कहा जाता है। तारिया या तारिम भी बोला जाता है इसको। तारिम या तारिया बेसिन उत्तर पश्चिम चीन में स्थित एक जल संकट का क्षेत्र है, जो कुनलून और तियानशान के बीच में स्थित है। कुनलून पर्वत, तारिया बेसिन और तिब्बत पठार के बीच में स्थित है। तिब्बत का पठार जो है हिमालय के पृष्ठीय प्रदेश में स्थित है। हिमालय सारे मानसून को अपने आगे ही रोक लेता है, भारत वर्षा हो जाती है और पीछे वर्षा नहीं होती है। भारत का पहला महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये किया गया लक्षद्वीप में, सी आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रारंभ हुए राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम में कौन सा घटक शामिल नहीं है? भारत सरकार का कार्यक्रम है, शानदार सा एक कार्यक्रम है, लेकिन इसमें एक घटक शामिल नहीं है। घटक का मतलब उसको हमने शामिल नहीं किया है। एथेनॉल का उत्पादन, कार्यक्रम अपशिष्ट में ऊर्जा कार्यक्रम, बायोमास का कार्यक्रम, बायोगैस का कार्यक्रम, राष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो एथेनॉल का उत्पादन इसमें शामिल नहीं है। बाकी बायोगैस, बायोमास, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, ये सब के सब शामिल हैं।
ओजोन परत के बारे में बताना है। स्टेटमेंट वाले सवाल हैं और आसान सवाल है क्या? बिल्कुल आसान है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, मासूम से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ओजोन इज़ फाउंड इन 2 रीजन्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओजोन 2 परतों में पाए जाते हैं, 2 क्षेत्रों में मिलते हैं क्या? ओजोन 2 जगहों पर पाए जाते हैं। अगला है ओजोन फाउंड इन द ट्रोपोस्फीयर इज कॉल्ड बेनिफिशियल ओजोन एंड ओजोन फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड हार्मफुल। स्ट्रेटोस्फीयर में जो क्षोभ मंडल में मिलता है, या सॉरी 1 मिनट, ओजोन हानि का समताप मंडल में पाए जाने वाले ओजोन हानिकारक की संज्ञा दी जाती है और क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाए जाते हैं उनको लाभकारी की संज्ञा दी जाती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? शानदार सवाल है, आप इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है। आपने अगर भारत सरकार का राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पढ़ा होगा, उसमें ये बताया गया कि ओजोन अगर पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं तो नुकसानदेह होगा। वो हमारे आसपास में अगर ओजोन हो जाता है तो वो नुकसानदेह होता है। O3 बनता है ओजोन में, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है ना। तो क्षोभ मंडल में पाए जाने वाले ओजोन जो होते हैं नुकसानदेह होते हैं, लेकिन यही ओजोन जब समताप मंडल में होते हैं तो पृथ्वी की यूवीज से, अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं, जो सूर्य की किरणों में होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। इसका आंसर हो जाए केवल 1 सही है। दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। समताप मंडल में पाए जाने वाले ओजोन जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होता है, वहीं पर क्षोभ मंडल में पाए जाने वाला ओजोन जो होता है वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। हाल ही में चर्चित क्लाउड फॉरेस्ट मेघवन कहाँ पाए जाते हैं? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 40 का नदी उद्गम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नदी उद्गम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्लाउड फॉरेस्ट नदी के उद्गम क्षेत्रों में पाए जाने वाले पर्वतीय उष्णकटिबंधीय वन है जो अधिकतर समय बादलों से आच्छादित रहते हैं, और ये मेघवन स्वच्छ जल के भंडार के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। भारत सरकार द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत कब की गई है? बताइए जरा मुझे इसका आंसर। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 2021 में शुरू किया गया है डीप ओशन मिशन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। निम्न से कौन सा सही सुमेलित है? वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन अधिकार अधिनियम 2006, वन संरक्षण नियम 2020। जरा इसका उत्तर निकालिए, और उत्तर निकालना ही चाहिए। कौन सा इसमें सही सुमेलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इस सवाल में थोड़ा सा एक मिस्टेक है, जिसके कारण सवाल का आंसर निकालना कठिन है। वन संरक्षण अधिनियम जो है इसमें होगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनकरेक्ट पूछना चाहिए था, क्योंकि ऊपर के तीनों सही हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 सही है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी सही है, वन अधिकार अधिनियम 2006 भी सही है, वन संरक्षण नियम 2020 नहीं 2022 से पारित किया गया है। तो अगर इसका सवाल बोलेंगे यहाँ पर होगा कि कौन सा संरक्षित नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वन संरक्षण नियम 2022 में आया है ये। बाकी ऊपर के तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य भूजल में यूरेनियम संदूषण में सर्वाधिक प्रभावित है? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब सबसे ज़्यादा यूरेनियम के कारण से प्रदूषित माना जाता है। यूरेनियम के कारण से पंजाब सबसे ज़्यादा समस्या से परेशान है। पंजाब और हरियाणा है सबसे ज़्यादा। हाल ही में आईची जैव विविधता लक्ष्य का स्थान अपनाए गए कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन अवधि क्या है? देखिए आईची जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए आईची लक्ष्य को अपनाया गया था। आईची लक्ष्य का समय अवधि पूरा हो गया है। अब कुनमिन मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता लक्ष्य को अपनाया गया है। अगले कितने वर्षों तक के लिए कुनमिन लागू रहेगा, ये पूछा गया है आपसे। कुनमिन अगले कितने वर्षों तक के लिए लागू रहेगा? अब आईची का लक्ष्य अब पूरा हो चुका है, उसकी समयावधि पूरी हो चुकी है। 2021 से 2050 तक के लिए आईची लक्ष्य लागू था, और कुनमिन को लागू किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किसे संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनरुद्धार दशक घोषित किया गया है? किसको घोषित किया गया? रीस्टोरेशन को लेकर दशक घोषित किया गया है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 2021 से 2030 को परितंत्र के पुनरुद्धार रीस्टोरेशन के लिए दशक घोषित किया गया है। वैश्विक कार्बन बाजार में एक कार्बन क्रेडिट कितने कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ए हो जाएगा, 1 टन के बराबर होता है। किसी नलीय निकाय में, किसी जलीय निकाय में होगा। कार्बनिक पदार्थ के बढ़ने का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पर क्या प्रभाव पड़ता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर कहीं पर बढ़ गया है, BOD, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है किसी जलीय निकाय पर? घट जाता है, वो बढ़ जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, शून्य हो जाता है। छोटा सा सवाल है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है कि उस जल में कितने सारे जीव जंतु रह रहे हैं और उनको कितना ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड है,
किसी जलीय निकाय में बैक्टीरिया या सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के लिए जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उसको कहा जाता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में जितना ज़्यादा है वो पानी उतना ही अच्छा माना जाता है। BOD अगर ज़्यादा है यानी कि उस पानी में अपघटक बहुत बड़ी मात्रा में निवास कर रहे हैं। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा B, ये हो जाएगा आपका बढ़ जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 48 का आंसर क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण रोकथाम एक्ट 1974 के तहत में की गई थी। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष की स्थापना कब की गई है? 49 का आंसर हो जाएगा C, 2015 में की गई है। वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट यानी कि ई वेस्ट जो उत्पादन होता है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा है। US और चीन के बाद से हमारा तीसरा स्थान आता है। ये ध्यान में रखिएगा। एक सवाल 2020 के UPPSC में पूछा, मीथेन उत्पादन में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो ई वेस्ट के बारे में पूछ सकता है। भारत का तीसरा स्थान है। 51 नंबर है, जूरा पर्वत निम्न से किस देश में अवस्थित है? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? ये फ्रांस में स्थित है। सतत विकास से संबंधित एजेंडा 21 किस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था? एजेंडा 21 जो है किस सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था? SDG से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि रियो सम्मेलन 1992 में ये प्रस्तुत किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा B। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्न से कौन सा शामिल नहीं है? जलवायु परिवर्तन पर जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भारत सरकार का कार्यक्रम है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम। कौन सा शामिल नहीं है इसमें से? इसका आंसर हो जाएगा B, राष्ट्रीय वन रोपण मिशन इसमें शामिल नहीं है और बाकी सब के सब जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। अगला सवाल है आपका कि जलवायु अनुरूप कृषि पर राष्ट्रीय मिशन कब प्रारंभ किया गया है? नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर, ये कब शुरू किया गया है? 54 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 2011 में शुरू किया गया है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय पूछा गया है आपसे। इसका आंसर हो जाएगा D, ये चेन्नई में स्थित है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सिद्धांत किस संशोधन में प्रस्तुत किया गया था? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म प्रोग्राम किस पर्यावरण से जुड़े हुए संशोधन में प्रस्तुत किया गया था? तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म सिद्धांत क्योटो प्रोटोकॉल में प्रस्तुत किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा A, क्योटो प्रोटोकॉल में प्रस्तुत किया गया था। लचीले बाजार तंत्र का निर्माण और कार्बन से जुड़ी हुई चीज़ें भी, इससे पहले भी क्योटो प्रोटोकॉल आया है, उसमें भी मैंने क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की भी बात की है मैंने। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करने में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? बहुत आसान सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है इसीलिए इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मीथेन जो है ये कम मात्रा में होते हुए भी 15% का योगदान देता है। कार्बन डाइऑक्साइड 53% का योगदान देता है। नाइट्रस ऑक्साइड 5% का योगदान देता है। हैलोजन्स जो ग्रुप होते हैं ये 11% का योगदान देता है। और ओजोन जो होता है क्षोभ मंडल में, ये भी 11% का योगदान देता है। तो अलग अलग गैसों का योगदान ध्यान में रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका जो मात्रा है वो भी बहुत ज़्यादा है। भारत जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन सा है? जैव विविधता का हॉट स्पॉट पूछा गया है आपसे। शांत घाटी देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। 58 का आंसर हो जाएगा हिमालय और पश्चिमी घाट जो हैं ये जैव विविधता के सबसे बड़े हॉट स्पॉट माने जाते हैं। हॉट स्पॉट का मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैव विविधता है। अम्ल वर्षा में मुख्यतः कौन शामिल होता है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, फॉर्मिक अम्ल। तो 59 का हो जाएगा तीनों के तीनों शामिल होते हैं। तीनों शामिल होते हैं इसमें। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत बार डिस्कस किया है मैंने, बहुत बार जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड का अगर कोई शहर दिख रहा है तो उसको मारिए ऑप्शन में। स्विट्जरलैंड में अधिकांशतः मुख्यालय स्थित होते हैं। आईची जैव विविधता लक्ष्य को कब स्वीकार किया गया था? अभी मैंने बताया आईची की जगह पर कुनमिन को लाया गया है। तो आईची को कब स्वीकार किया गया था? 61 का आंसर हो जाएगा B, 2010 में इसको स्वीकार किया गया था। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज IPCC वॉज फॉर्म बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके द्वारा इसको बनाया गया, किस संस्था के द्वारा इसको बनाया गया? शानदार सा सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है इस टॉपिक से। इंटरनेशनल संस्थाओं के बारे में आपसे पूछा जाता है
ज़रा मुझे बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी इन दोनों ने मिलकर 1988 ईस्वी में इसको बनाया था, 1988 ईस्वी में बनाया था। ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट किस प्रकार के कचरे को समाप्त करने के लिए प्रारंभ किया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट किस प्रकार के कचरे का निपटान करेगा, तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा है समुद्री कचरा का निपटान करेगा। खैबर दर्रा हिंदुकुश पर्वत में स्थित है, दर्रा होगा। बेलन घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा। 64 का आंसर ज़रा मुझे निकाल कर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 तो सही है। बेलन घाटी नहीं, स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। स्वात घाटी के लोगों की एवरेज जो आयु होती है वो 110 वर्ष होती है। दुनिया के सबसे स्वस्थ लोग होते हैं, ये सबसे स्वस्थ होते हैं, जीवन में कभी जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। बीमारी क्या होती है तो ये लोग जानते ही नहीं हैं, क्योंकि इतना स्वच्छ वायु है, इतना स्वच्छ जल है वहाँ का स्वात घाटी का, कि वहाँ पर जो लोग होते हैं बहुत ही सुंदर होते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात बहुत ही स्वस्थ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होते हैं। अभी मैंने क्या बताया, एवरेज उम्र उनका 110 साल से भी ज़्यादा का उनका एवरेज उम्र होता है, जीते हैं वो लोग, यंग ही जीते हैं, यंग ही मर जाते हैं। बीमारी क्या होती है ये लोग ये नहीं जानते हैं, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है स्वात घाटी को। अगला है कि मोहोगनी, रोजवुड, आबनूस निम्न से किस प्रकार के वनों संबंधित वृक्ष हैं। ये सवाल तो गलत नहीं करना चाहिए था, ये तो एनसीईआरटी का सवाल है, लूसेंट में भी मिलता है, घटना चक्र में मिलता है। इस प्रकार के सवाल आपको गलत नहीं करना चाहिए, बहुत गलत कर रहे हैं अगर इस तरह के सवाल गलत कर रहे हैं तो। ए आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा गलत सुमेलित है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान गोवा, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम, फंगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान जो है मिजोरम में स्थित है, न कि मेघालय में स्थित है। निम्न से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। DD7, प्लास्टिक, ओजोन, अमोनिया। कौन सा इसमें से नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ओजोन प्राथमिक प्रदूषक नहीं माना जाता है, बाकी ABT, DDT होगा यहाँ पर। DDT, प्लास्टिक और अमोनिया ये सब जो हैं ये प्राथमिक प्रदूषक, ओजोन द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है। संगठन और मुख्यालय में कौन सा सुमेलित है। IUCN ग्लैंड स्विट्जरलैंड, विश्व वन्यजीव कोष जेनेवा, UNEP नैरोबी, ग्रीन पीस एम्स्टरडैम। अब बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित है। इंग्लिश में पढ़िए, यहाँ पर हिंदी मिस्टेक था, इंग्लिश में रॉन्गली मैच्ड लिखा हुआ है। 68 का आंसर हो जाएगा बी। विश्व वन्यजीव कोष जो है ये जिनेवा में नहीं है, ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। बाकी IUCN, UNEP और ग्रीन पीस सही था। इसको मूल्यांकन से बाहर कर दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में यहाँ पर गलत नहीं लिखा हुआ, इसमें से गलत सुमेलित आपको ढूंढना था, गलत सुमेलित आपको ढूंढना था। ओके, अगला है कि निम्न से कौन किस सम्मेलन संधि को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण के दृष्टिकोण से। 69 का आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी जो है इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि दुनिया ने पहली बार इकट्ठा होकर पर्यावरण के बारे में गंभीर रूप से सोचना शुरू किया। उससे पहले दुनिया भर पर्यावरण से जुड़े हुए कोई एक्ट नहीं थे, उसके संरक्षण के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा था। इसी सम्मेलन के पश्चात से भारत में दुनिया का पहला पर्यावरण से संरक्षण से जुड़ा हुआ एक्ट बनाया गया। और उससे पहले शिकार करना भी जायज़ माना जाता था, पशुओं को भी मार दिया जाता था, राजा महाराजा शिकार करते थे। दुनिया भर में पेड़ पौधों को लेकर कोई खास ज़्यादा सरकार के स्तर पर जागरूकता नहीं थी, इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और सौर ऊर्जा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस चक्र में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा की भूमिका होती है। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा कठिन सवाल है ये। कार्बन चक्र में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा की भूमिका होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। प्राथमिक उत्पादकों द्वारा कार्बन वायु से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में संग्रहण की जाती है। इन उत्पादनों के लिए प्रकाश संश्लेषण की अति आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कार्बन चक्र पूरा नहीं हो पाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। जहाँ पर भी किसी भी ईंधन का इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इनकम्प्लीट अपूर्ण दहन होगा या अपूर्ण दहन की ओर ही होगा, मतलब कि पूर्ण दहन नहीं हो रहा है 100%, वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। गाड़ियों के ईंधन जो निकलते हैं, गाड़ियों के इंजन से धुआं जो निकलता है उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जो घर में कोयला जलाते हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, क्योंकि वहाँ पर अपूर्ण दहन हो रहा होता है।
इसका आंसर हो जाएगा परिवहन उद्योग सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन माना जाता है इससे। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये साइलेंट किलर होता है, धीरे धीरे करके आपको मार देगा, निद्रा आएगी, विषाक्त होता है ये। और हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है रक्त में और आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा ठंड के मौसम में कि कोयला घर में जलाकर सोए, घर को चारों तरफ से बंद कर दिया, सुबह सारे मृत पाए जाते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कोई उठ भी नहीं पाता क्योंकि साइलेंट किलर होता है। विश्व में सर्वाधिक विक्षुब्ध डिस्टर्ब परितंत्र वाला बायोम कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब होता है तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मानसूनी वन बायोम जो होता है सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। विश्व का पहला संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 73 का आंसर हो जाएगा बी, भावनगर में स्थापित किया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात निम्न से किस नदी पर स्थित है? 74 का आंसर हो जाएगा डी, सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। निम्न से कौन सी खाड़ी है अरफुरा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है? खाड़ी होगा यहाँ पर जो अरफुरा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। तो 75 का आंसर हो जाएगा करपेट्रिया की खाड़ी है। निम्न से किससे स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है? किसे कहा जाता है स्वर्ण पैगोडा का देश? तो 76 का आंसर हो जाएगा बी, म्यांमार को कहा जाता है। अगला सवाल है आपका 77 नंबर। निम्न से कौन सा सत्य सुमेलित है? करीबा बांध जाम्बेजी नदी, इंगा बांध कांगो नदी, आसवान बांध नील नदी। मैंने पिछले टेस्ट में भी ये सवाल पूछा था वर्ल्ड ज्योग्राफी में। फिर भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप वाकई बहुत गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं। उरुग्वे, सूरीनाम, वेनेजुएला और पराग्वे, कराकस, मोंटेवीडियो, आसंसियन और परम्बीरो, ये अलग अलग देशों के नाम हैं, उनकी राजधानियां हैं। ज़रा इनको मैच कीजिए, मैच करना था इनको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चियापास का पठार निम्न से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैक्सिको में स्थित है ये, सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू की गई थी? 80 का आंसर क्या हो जाएगा? 2006 में शुरू किया गया था। गिद्धों की मृत्यु हो गई थी नाइक्लोफेन के कारण से। डाइक्लोफेन जो होता है उसके कारण से पशुओं में टीका लगाया जाता था दूध का ज़्यादा उत्पादन के लिए। जब वो पशु मृत हो गए तो उनको फेंका जब गया तो उनको गिद्धों ने खाया और वो उसके कारण से गिद्धों की जनसंख्या कम होती गई, सारे मरते गए धीरे धीरे करके। निम्न से वह जैविक संबंध कौन सा है जिसमें एक जीव लाभान्वित होते हैं जबकि दूसरा अप्रभावित रहता है? 81 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं अमानसिकता। ओके, सी इसका आंसर हो जाएगा। एम स्ट्रिप तकनीक का संबंध किससे है? 82 का आंसर क्या हो जाएगा? एम स्ट्रिप्स का संबंध है किससे? तो ये बाघों की निगरानी से था, बाघों की निगरानी से संबंधित है। ये यूपीएससी का सवाल है ये। किस क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजाति की, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों कुल संख्या होती है उस क्षेत्र की? अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए, अल्फा विविधता कहलाती है वो। धारणीय विकास की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्रटलैंड कमीशन आया था, ये तो पता होगा, ये गलत नहीं होना चाहिए था। लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं किसको? सहोपकारिता, सहभोजिता, परजीविता, इनमें से कोई नहीं। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? 85 का आंसर है सहोपकारिता को प्रदर्शित करते हैं लाइकेन, सहोपकारिता को प्रदर्शित करते हैं। लाइकेन सहोपकारिता को अभिव्यक्त करते हैं। इस क्रिया में दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं, किसी को हानि नहीं होती है। भारत में जैव विविधता का द्वार की उपमा किस क्षेत्र को प्रदान की गई है? जैव विविधता का द्वार की उपमा किस क्षेत्र को प्रदान की गई? तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्वोत्तर राज्यों को प्रदान की गई है। निम्न से कौन सा सत्य सुमेलित है? करीबा बांध फिर से रिपीट हो गया। अगला सवाल था निम्न से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है? ये पूछा गया। अफ्रीका के पूर्वी तट पर है अंगोला, तंजानिया, नामीबिया, अल्जीरिया। अगर मेरा न्यूज़पेपर डिस्कशन देखते होंगे तो ये सवाल बहुत आसान लगेगा क्योंकि अफ्रीका की मैपिंग बहुत बार मैंने करवाई है। तंजानिया जो है, तंजानिया माउंट किलिमंजारो है यहीं पर, और ये जो देश है अफ्रीका के पूर्वी तट पर है। तंजानिया अफ्रीका के पूर्वी तट पर है। अंगोला, नामीबिया और अल्जीरिया ये सब के सब पश्चिमी तट के भाग हैं, उत्तरी भाग में है। अल्जीरिया तो उत्तरी है। देश के प्राचीनतम नगरों के संदर्भ में कौन सा गलत सुमेलित है? वो देश और उनके प्राचीनतम नगर: जापान, निप्पन, मेडागास्कर, मलगासी, इथियोपिया, वसूलीलैंड, श्रीलंका, सिलोन। गलत कौन सा सुमेलित है ये पूछा है आपसे। इनमें से गलत कौन सा होगा? 89 का आंसर हो जाएगा सी। इथियोपिया के सामने वसूलीलैंड जो लिखा हुआ ये गलत है। इथियोपिया में अबिसिनिया
अबिसिनिया था एक प्राचीन, और लेसीथो जो था वहाँ पर था सीलोन करके, लेसीथो जो था वहाँ पर था आपका वसूली लैंड या वसू लैंड उसको कहा जाता है। ये सवाल नहीं करना चाहिए था, स्किप करना चाहिए था आपको। इस तरह के कठिन सवाल एक आध रहेंगे पेपर में, देखने में बहुत आसान होते, लेकिन आपको हवा भी नहीं लगा होगा इस सवाल का, कभी नहीं सुना होगा आपने नाम। दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी निम्न से कौन सा है? 90 का आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका का विधायी राजधानी आपसे पूछा गया है तो यह केप टाउन, ये आंसर हो जाएगा इसका। इसका विधायी राजधानी है केप टाउन, और प्रशासनिक राजधानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसका कैपिटल है वो है प्रिटोरिया, और इसका न्यायिक राजधानी है ब्लोमफेंटोन करके है एक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर सवाल है, सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा अस्थायी परितंत्र, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है ये, तो ये महासागरीय परितंत्र सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग किस कारण से होता है? नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ये तो आसान सवाल था, ये सब गलत नहीं करना चाहिए था। ग्लोबल 500 नामक पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है यूएनईपी के द्वारा, ये भी मैंने करवाया था। ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता किसके द्वारा लगाया गया था? कठिन सवाल है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी, जोसेफ फॉरमैन के द्वारा करवाया गया था। गंभीर रूप से संकटग्रस्त ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नामक पक्षी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कल ही मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में करवाया है, और सबसे आसान सवाल उस टॉपिक से बनाया गया था। बताइए मुझे ज़रा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 95 का आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसे मैंने बताया भी था कि भारत के सूखे क्षेत्र मुख्य रूप से पाए जाते हैं, क्रिटिकली एंडर्ड है ये, और ये इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय मात्रा का मतलब होता है कि भाई परमिसेबल है, इतना तक हो सकता है, कितनी मानी जाती है? तो ये माना जाता है 0.05 किलोग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। अगर आर्सेनिक है तो ये नुकसान नहीं करेगा, अगर उससे ज़्यादा है तो आर्सेनिक पेट का कैंसर बनाता है और कैंसर का कारण बन जाता है ये। सामान्यतः नदियों में जैविक ऑक्सीजन मांग स्तर कितना होना चाहिए? ये पूछा है कि जैविक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर नदियों में कितना ज़्यादा होना चाहिए, ये पूछा गया है आपसे। 97 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा अगर है तो फिर सही नहीं होता है। BOD वह ऑक्सीजन मांग है जो सामान्यतः किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिनों में सूक्ष्म जीवों में उपापचय क्रिया के लिए जो आवश्यक होता है, सूक्ष्म जीव को जितना ऑक्सीजन चाहिए उपापचय क्रिया के लिए, उसी जल को कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए? 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा अगर है तो उस जल में सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसको मत पीजिए। और अगर उस जल में डिजॉल्व ऑक्सीजन 90% है, 95% है, 98% है, जैसे महंगा वाला पानी का बोतल अगर कभी पिया होगा तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन लिखा रहता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन 95%, तो वो पानी फिर सुरक्षित माना जाता है। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन और बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड होता है, उन दोनों में अंतर ध्यान में रखिएगा बंधुओं। ये होता है आपका कितना? तो 10 मिलीग्राम प्रति लीटर। जापान के द्वीप को उत्तर से दक्षिण में लगाइए। शिकोकू, होकाइडो, क्यूशू और होन्शू। ये सवाल तो आपको करना चाहिए था। जापान और चीन बहुत ज़्यादा चर्चा में है। मोदी जी भी गए थे, जापान के प्रधानमंत्री गोली भी मार दी गई थी, है ना। और एस जयशंकर जी भी गए थे, जापान में बैठकें भी हुई हैं। पिछले साल का G7 वहीं हुआ था। बताइए 98 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 4 1 3 इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपर उत्तर से दक्षिण होकाइडो, फिर हो जाएगा होन्शू, फिर हो जाएगा शिकोकू, फिर हो जाएगा क्यूशू। निम्न से किस प्रकार की प्रजातियां पर्यावरण परिवर्तन के लिए अत्यधिक संवेदनशील होती हैं? इनको कहा जाता है संकेतक प्रजाति। इसीलिए संकेतक कहा जाता है क्योंकि पर्यावरण में कुछ भी परिवर्तन होगा ना तो सबसे पहले ये खत्म हो जाएंगे। जैसे आपके घर के आसपास अगर पेड़ पौधों पर या घर की दीवार पर अगर काई लग रही है, काई, तो एक चीज़ जान लीजिए कि आपके घर के आसपास में सल्फर का प्रदूषण नहीं है। काई यानी कि लाइकेन। और अगर आपके घर के आसपास में सल्फर का प्रदूषण हो जाएगा तो वहाँ पर काई नहीं लगेगी। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न से कौन सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम है तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, टुंड्रा वन बायोम जो होता है। इसे बहुत कम जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल, नाइट्रस ऑक्साइड धान के खेत, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे। पूछा गया इसमें से कौन सा गलत सुमेलित है? तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ऑटोमोबाइल से उत्सर्जन नहीं होता है, बल्कि रेफ्रिजरेटर, AC इन सब से इसका उत्सर्जन होता है।
जैव उपचारण से तात्पर्य क्या है? जैव उपचारण से क्या तात्पर्य होता है? जीवों की सहायता से पर्यावरण में विषैले पदार्थ का निष्कासन, कृषि उत्पादन बढ़ाने की तकनीक, अपघटकों की संख्या वृद्धि, मानव के असहाय रोगों का इलाज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जीवों की सहायता से पर्यावरण में विषैले पदार्थ जो हैं उनका निष्कासन अगर किया जाता है तो उसी को कहा जाता है जैव उपचारण। क्या कहा जाता है? बायो मेडिटेशन इसको कहा जाता है। किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? 103 का आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब बनाया गया था? तो 1985 में ही बनाया गया था। निम्न से किसे स्वपोषित कहा जाता है? स्वपोषित कौन सा जीव होता है? 104 का आंसर हो जाएगा। उत्पादक जो होते हैं जैसे पेड़ पौधे हो गए वो उत्पादक हो गया, शैवाल हो गया, तो ये स्वपोषी होते हैं। बाकी हम सब जो हैं ये हम स्वपोषी नहीं हैं, हम पेड़ पौधों पर जीव जंतुओं पर निर्भर हैं। निम्न से किस आधार पर जैव विविधता का हॉट स्पॉट को मान्यता प्रदान की जाती है? जैव विविधता का हॉट स्पॉट जो कहा जाता है वो किस आधार पर कहा जाता है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, जातीय बहुतायत, स्थानिकता, आशंका बोध, इन सभी का आधार पर। आशंका बोध का मतलब उनको ख़त्म होने की जो आशंका है उसका बोध हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को कहा जाता है कि भाई वो जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। इकोटोन एक अवस्थांतरण क्षेत्र है जहां दो प्राणी समुदाय मिलते हैं और एकीकृत होते हैं। दो बायोम मिलता है, जलीय बायोम और वनीय बायोम वो मिल रहा है, तो ये सब के सब इकोटोन होता है। इकोक्लाइन एक परितंत्र से दूसरे परितंत्र में कृत्रिम स्थापन है और दोनों के बीच में कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती है। इकोक्लाइन के बारे में पूछा गया है आपसे। 106 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 दोनों सही है। आपको लग रहा है पेपर कठिन है, मुझे भी पता है पेपर कठिन है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इन 150 के 150 सवालों को रिवाइज कर लीजिएगा। इकोलॉजी में अगर सवाल पूछा जाता है, इकोलॉजी से, पर्यावरण से, साइंस एंड टेक को जोड़कर या करंट को जोड़कर, तो इससे बाहर नहीं पूछेगा वो। इसलिए इस पेपर को 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, कम से कम एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक को इग्नोर करके पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका एक भी सवाल छूटे ना एग्ज़ाम में। यहाँ पर क्या हो गया? अगर गलत हो रहे हैं तो, नहीं आ रहा है तो क्या हो गया? यहाँ पर कोई आप पास फेल का यहाँ पर थोड़ी ना है, सीखने के लिए टेस्ट है। ओके, निम्न वर्गीकी को उनके पद सोपान के अनुसार आरोही क्रम में सजाइए। वर्गीकी होते हैं, इनको सजाना है आपको। अनुक्रम, परिवार, वंश, प्रजाति। 107 के आंसर क्या हो जाएगा? 107 के आंसर हो जाएगा आपका ए, 1 4 2 3 हो जाएगा। सबसे पहले प्रजाति, फिर अनुक्रम, फिर आपका वंश, फिर परिवार। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि में निम्न से कौन सी आवश्यक दशाएं होती सत्य हैं? प्रकाशीय स्थितियाँ, स्वच्छ व अवसाद रहित जल, 6% समुद्री लवणता, उष्णकटिबंधीय समुद्री जल जिनका तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक हो। 108 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि समुद्री लवणता 30 से 40% तक चाहिए इनको, है ना। प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? 109 का आंसर हो जाएगा डी, सजीव सूक्ष्मजीवी खाद के लिए। एनपीपी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहाँ उच्चतम होती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होती है उत्पादकता। इसका आंसर ए हो जाएगा। धान की जल प्लावित फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया कौन से होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुनिए इनमें से, इनका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, यानी कि ओलिसीटा और नॉस्टॉक। धान के जल प्लावित फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया यही दोनों होते हैं, नॉस्टॉक और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ओलिसीटा। ये जल स्रावित धान के खेतों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। निम्न से कौन सा एक जीवाणविक क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता है? तो प्लास्टिक के जो पदार्थ होते हैं ये अपघटित नहीं होते हैं, ये तो पता होगा आपको। इनका बायोडिग्रेडेशन नहीं होता है। माइक संरक्षण कार्यक्रम इनसे किस जीव से संबंधित था? तो माइक किससे संबंधित है? माइक संबंधित था आपका हाथियों के संरक्षण से। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2003 में माइक कार्यक्रम 2003 में दक्षिण एशिया में साइट्स की अधिदेश के तहत आरंभ किया गया था हाथियों के संरक्षण के लिए। ओके, बिहार के कितने जिलों की संख्या जिनकी सीमाएं किसी देश या राज्य से नहीं लगती है? बिहार के कितने ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी देश या दूसरे राज्य से नहीं लगती हैं? बिहार स्पेशल का सवाल है, आसान सवाल होगा ये तो। ज़रा मुझे इसका आंसर बताइए। आपके सामने मैप रख दूंगा तो भी आपको गिनने में 10 मिनट लग जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी, 16 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी देश या किसी भी दूसरे राज्य से नहीं लगती है। बिहार का दक्षिण मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारण करती है? बिहार ज्योग्राफी का बहुत ही आसान सा सवाल। ए 41, 43, 48, 53,
जरा मुझे इसका आंसर बताइए। 115 का आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर है 43%। बिहार के दक्षिण का मैदान बिहार के कुल क्षेत्रफल 43% धारण करती है। दक्षिण का मैदान पटना, मगध प्रमंडल, मुंगेर, भागलपुर प्रमंडल के हिस्से में विस्तृत है। बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र में शामिल है? नहरों सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कह रहा हूँ मैं आपको, बताइए मुझे जरा इसका आंसर। भोजपुर जिला हो जाएगा। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? ये पूछा गया था बीपीएससी पीटी में। 117 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम के जो कृषि जलवायु क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा जिले स्थित हैं, उत्तर पश्चिम वाले में। गंगा नदी के संदर्भ निम्न कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। बिहार में गंगा नदी की लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी भागलपुर में सबसे लंबी है। और 118 का आंसर क्या हो जाएगा? 118 का आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी पर स्टेटमेंट वाले सवाल दे दिए, अब कैसे करेंगे? 118 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि गंगा नदी सबसे ज़्यादा लंबी पटना में। अगला सवाल है आपका कि त्रिवेणी नहर जो गंडक नदी पर बना है इसे प्रारंभ कब किया गया था? त्रिवेणी नहर गंडक पर बना है, त्रिवेणी नहर गंडक पर बना है, सब लोग रट के बैठ जाते। कब प्रारंभ किया गया था गुरु? इसको 1909 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सी नदी समूह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? 120 का आंसर क्या हो जाएगा? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। देखिए बिहार स्पेशल में ट्रिकी सवाल इसलिए डाले गए हैं क्योंकि पिछले 2 बार का पैटर्न देखिए, बीपीएससी ने बिहार स्पेशल में कुछ अजीबोगरीब तरह के सवाल पूछे हैं, तो वही अजीबोगरीब तरह के हमने भी बनाए हैं। आते हुए सवाल भी आप गलत करेंगे इसमें, लेकिन गलती कीजिए। गलती करने के लिए कौन आपको मना कर रहा है? जितनी गलती यहाँ कर लेंगे वहाँ पर उतनी कम गलतियाँ करेंगे, तो कीजिए गलती, निकालिए आंसर जैसे भी हो। अगला है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन भाग से झारखंड राज्य बना था? ये सवाल तो आपको रटा हुआ होगा, ये तो सब पढ़ लेते हैं। 48.85%। निम्न कथनों में सत्य कथन विचार कीजिए। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 383 किलोमीटर है। बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है। 122 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 है यहाँ पर सही, पहला गलत है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 है और सॉरी इसका सी हो जाएगा, दोनों सही हैं। उत्तर दक्षिण की लंबाई 345 है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई 383 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व 383 किलोमीटर है और स्थल तल से इसकी ऊंचाई जो 1 मिनट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की दूरी वो है आपका उत्तर से दक्षिण है 345, ठीक है, और पूर्व से पश्चिम जो है ये आपका 483। पूर्व से पश्चिम है 483। कन्फ्यूजिंग है ये थोड़ा सा, और इसलिए पहला गलत है। इसका केवल 2 होगा। पूर्व से पश्चिम 483 है, उत्तर से दक्षिण 345 है। यहाँ पर 383 लिखा हुआ है। 483 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम में। बिहार की कितनी लंबी सीमा नेपाल के साथ लगती है? 123 का आंसर क्या हो जाएगा? 729 किलोमीटर हो जाएगा। बिहार की जलवायु को उपोष्ण जलवायु कहा जाता है। और अगला है कोपेन के जलवायु कोपेन होगा। वर्गीकरण अनुसार बिहार के उत्तरी भाग AW, दक्षिणी भाग को CWG जलवायु के अंतर्गत लाया गया है कोपेन के हिसाब से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 124 का आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 सही है। बिहार की जलवायु न ही उष्ण है न ही शीतोष्ण बल्कि उपोष्ण कहा जाता है। कोपेन की जलवायु के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग CWG तो दक्षिणी भाग AW में आता है। यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है। CWG जो है ये उत्तरी भाग आएगा और AW जो है वो दक्षिणी भाग आएगा। पायराइट्स फास्फोरस एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, आमजोर में, रोहतास के आमजोर में हुआ था। बेरिलियम, एस्बेस्टस, सोपस्टोन, डोलामाइट, जमुई, मुंगेर, रोहतास, गया। 126 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3 इसका आंसर हो जाएगा। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, कांवर झील अभयारण्य, नकटी डैम, पंत वन्यजीव अभयारण्य। अब इसको मैच करना है। कब स्थापित हुआ था? 1989, 76, 78, 87। इसको जरा मैच कीजिए और इसका उत्तर निकालिए। इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 इसका आंसर हो जाएगा। भीमबांध 1976, कांवर झील 1989, नागी नकडी जो है ये 1987, पंत वन्यजीव 1978। जल जीवन हरियाली योजना की घोषणा कब की गई थी? 128 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 अक्टूबर 2019 ईस्वी को की गई थी। बिहार के जिलों का वन क्षेत्र के प्रतिशतता के आधार पर अवरोही क्रम में सजाइए। पश्चिमी चंपारण, नवादा, मुंगेर और रोहतास। 129 का आंसर हो जाएगा डी, 2, 3, 1, 4। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? नवादा, फिर मुंगेर, फिर पश्चिम चंपारण, फिर आपका आ जाएगा रोहतास। ओके।
बिहार का कुल कार्बन स्टॉक देश के कार्बन स्टॉक का कितना प्रतिशत है? 130 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1% से कम है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 131 का आंसर हो जाएगा सी, 1958 में की गई थी। बिहार निम्न से किस अनाज के प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मक्का का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा है। बिहार 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से किया गया है? 133 का आंसर क्या हो जाएगा? 2012 में इसको शुरू किया गया था। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? तो मधुबनी और दरभंगा हो जाएगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं? सबसे ज़्यादा जिनका उत्पादन होता है ये पूछा गया है। इकोनॉमिक सर्वे के मैक्सिमम सवाल इसमें कवर किए हैं मैंने। इसका आंसर हो जाएगा बी, मूंग व मसूर दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमारा जल विद्युत किस जिले में स्थित है? डगमारा जल विद्युत परियोजना जो है किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुपौल जिला में स्थित है, कोसी नदी पर। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो दक्षिण बिहार में इसको कहा जाता है आहार पाइन तकनीक। अररिया में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा, अररिया में। कैमूर में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर स्थापित होगा, तो दोनों गलत हैं, क्योंकि कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा, पहला है वाल्मीकि में, और अररिया में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनेगा, पहला चिड़ियाघर पटना में है। ए है घाघरा, कमला, गंडक नदी और इनका प्रवेश दरौली, सिवान, जयनगर, भैंसा, लोटन, पश्चिमी चंपारण। 139 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सब सवाल तो गलत नहीं किया होगा आपने। इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 इसका आंसर हो जाएगा। बिहार की 2 नदी मेची तथा ककई किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये महानंदा की सहायक नदियां हैं। 140 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। बरीला झील किस जिले में अवस्थित है? 141 का आंसर हो जाएगा डी, वैशाली में अवस्थित है ये। निम्नलिखित नदियों का बिहार में लंबाई के घटते क्रम में सही क्रम में सजाना है आपको। घाघरा, गंडक, सोन और बागमती बिहार में लंबाई में घटते क्रम में सजाना है आपको। पहला सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 4, 2, 3, 1। बागमती सबसे पहले, फिर आ जाएगा आपका गंडक, फिर आ जाएगा आपका सोन, फिर आ जाएगा घाघरा। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? 143 का आंसर क्या हो जाएगा? पलामू जिला में है, पलामू जिला में। इन सवालों में क्या एक्सप्लेन करूँ, मुझे ज़रा बताइए। पुनपुन नदी का उत्पत्ति झारखंड के पलामू जिला से होता है और पटना के निकट ये फतुहा में गंगा मिल जाती है। निम्न बिहार की सिंचाई परियोजना में कौन गलत सुमेलित है? 144 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, मूसाकांड डैम अररिया। ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ये मूसाकांड डैम प्रोजेक्ट जो है कैमूर में चल रहा है, कैमूर में चल रहा है। चावल, गेहूं, मक्का, दलहन अररिया, जहानाबाद, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय कहाँ पर किसका प्रमुख रूप से उत्पादन होता है ये पूछा गया है आपसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चावल हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, गेहूं बेगूसराय, मक्का अररिया, दलहन जहानाबाद, ये सब टॉप पर हैं इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ए, दलहन जहानाबाद, मक्का अररिया, गेहूं बेगूसराय और चावल हो गया पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण दोनों गन्ने के उत्पादन में भी प्रमुख हैं ये। बिहार में फलों के कुल उत्पादन में 1/3 से ज़्यादा केला है। बिहार में यूरिया की सर्वाधिक खपत रोहतास में होती है। 146 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, दोनों सही हैं। बिहार में पहला जैविक घाट की शुरुआत जमुई में हुई। बिहार का भागलपुर जिला स्थित केरिया गांव राज्य का पहला जैविक बन गया है, पहला जैविक गांव बन गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही यहाँ पर जो है वो गलत दिए हुए हैं। बिहार में पहला जैविक घाट की शुरुआत भागलपुर में किया गया था और जो केरिया है ये जमुई में है। केरिया जो है ये जमुई में है, केरिया जो है ये जमुई में है और पहला जैविक घाट की शुरुआत भागलपुर में किया गया था। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बिहार में कहाँ स्थापित किया गया है? तो 148 का आंसर हो जाएगा बी, बक्सर और कैमूर में स्थापित किया गया है। 149 है आपका प्लाईवुड उद्योग, लाख उद्योग, रेल उद्योग, सिगरेट उद्योग। इनको मैच करना है, गया, मुंगेर, हाजीपुर, छपरा। बहुत आसान सवाल है, ये सब सवाल गलत नहीं होने चाहिए आपके। इनको एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर, लाख उद्योग गया, रेल पहिया बेलापुर और छपरा, बेलापुर छपरा में है रेल पहिया, लालू जी ने बनवाया था यहाँ पर। सिगरेट उद्योग दिलवारपुर मुंगेर में स्थित है। अगला है आपका 150 नंबर, कौन सा गलत सुमेलित है? 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार के लिंगानुपात 918, बिहार का SC लिंगानुपात 932, बिहार का ST लिंगानुपात 958, बिहार का शिशु लिंगानुपात 935। ये सवाल अगर आप कर ले जाएंगे तो मैं समझ जाऊँगा आपका फैक्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का SC लिंगानुपात यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बिहार का SC लिंगानुपात 925 है, यहाँ पर 932 लिखा हुआ है। ये था आज का टेस्ट। आज के टेस्ट में अगर आपके 65+ भी बन रहे हैं तो बहुत बन रहे हैं, बहुत अच्छा है, सब तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।